हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जो सीटेट का पेपर 1। इसके कौन से डेट का है? ये है आपका 20 दिसंबर 2021 का है पेपर फर्स्ट। ठीक है, तो उसके मैं सीडीपी के जो है वो आपको करवाने वाला हूँ। ऑफिशियल पेपर है। चलिए करते हैं 30 क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी पूरा नहीं देख सकता, आधा थोड़ा ब्लर देख रहा है, ठीक है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए? चार ऑप्शन है। पहला है उसे एक अलग संस्थान में रखने की ज़रूरत है। नहीं, अलग वाले तो वैसे काट दो। बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो। नहीं, ये भी नहीं हो सकता। एक नियमित स्कूल में तो डाल सकते हैं, लेकिन बिना किसी विशेष प्रावधान, इसलिए ये गलत हो गया। घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूलों में जाना चाहिए। तो समावेशी वाला आ गया, यानी सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए नियमित स्कूल में, वहाँ पे हमें पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, एक विशेष विषय में ज्ञान और संबंधों को सुव्यवस्थित और निरूपित करने के लिए आलेखीय साधनों का प्रयोग क्या कहलाता है? यानी इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी विशेष विषय, जैसे मान लो हमने साइंस ले लिया, उसमें जो ज्ञान है, जो संबंध यानी रिलेशंस है एक दूसरे का होता है ना, एक दूसरे से, उसको अगर हम आलेखीय साधनों का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? जैसे आपको मैं बताऊँ क्या होगा। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं क्या, कोई भी टॉपिक ले लेते हैं हम, जैसे ले लिया हमने पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण हो गया। पर्यावरण के हम क्या कर सकते हैं इसमें? सजीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव। सजीव में क्या क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे, जंतु। निर्जीव में क्या क्या आ जाएगा? पानी, हवा, वायु। ठीक है, और ऐसे ही जो पानी है, पानी के भी हम कर सकते हैं ठोस, द्रव, गैस, उसके रूप पढ़ा सकते हैं। यानी इस तरह का जो बनता है हमारा, यानी हमने क्या कर दिया, सुव्यवस्थित। तो इसको बोलते हैं हम संकल्पना मानचित्र, यानी कॉन्सेप्ट मैपिंग बोला जाता है इसको। तो इसका आंसर 4 बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, रचिता एक गणित अध्यापिका अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है। इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? यानी वो जो बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं उसको वो पहचानने की कोशिश कर रही है। तो क्यों क्यों कर रही है? देखिए, अधिक त्रुटि वाले छात्रों को कम त्रुटि छात्रों से पृथक करना, अलग करने वाला आ गया, नहीं, ऑप्शन गलत है। त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, पारो अपने पिता की बढ़ई की दुकान में उनकी सहायता करती है, जहाँ पर वह लकड़ी के ब्लॉक या टुकड़ों को अपने पिता द्वारा सिखाई गई विधि से सफलतापूर्वक मापती है। उसे हाल ही में EWS स्कीम के अंतर्गत एक पब्लिक विद्यालय में प्रवेश मिला है, जहाँ पर वह शैक्षिक अपेक्षा यानी खासकर गणित की का सामना करने में असमर्थ है। इस स्थिति में अध्यापक को, ठीक है, क्या करना चाहिए? देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है, पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री को पारो के लिए प्रासंगिक बनाना चाहिए और पारो द्वारा विद्यालय के बाहर सीखे गए गणितीय अनुभवों का समावेश करना चाहिए। तो ऑप्शन समझ पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो उसने सीखा हुआ है बाहर, उसको हमें क्या करना चाहिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उससे कोरिलेट करना चाहिए। तो यही बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बाकी पढ़ लेते हैं बाकी। देखिए, पारो को परीक्षाएं देनी चाहिए और दोहराव और वेधन को बढ़ावा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। पारो को घर पर सीखने ज्ञान को स्कूल से पृथक करना, जो घर में सीखा है वो स्कूल में सीखा अलग अलग, ये भी गलत है। पारो को कहना चाहिए कि उसमें पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो बिल्कुल सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है? समावेश का नियम कौन सा होगा? देखिए, मानकीकृत अनुदेश, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना। तो समावेशन का मतलब यही होता है, यानी जितने अलग अलग बच्चों में भिन्नताएं होती हैं उनको स्वीकार करना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। छठा क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? असफलता से बचने वाले लक्ष्य नहीं, लक्ष्य होगा तो वहाँ पे असफलता भी होगी, जाहिर सी बात है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य है, ठीक है, यानी ये स्किल, यानी वो स्किल डेवलपमेंट में फोकस करे, किसी काम में अपनी स्किल को निखारे। तो यही बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। असफलता अस्वीकार्य लक्ष्य, ऐसे भी नहीं। आत्म पराजित लक्ष्य, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी प्रवीणता, स्किल की बात होनी चाहिए। तो दूसरा सही है इसका।
देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? वेधन और अभ्यास, अभ्यास रिपीटिशन, संप्रत्यय समझ, परीक्षा के लिए पढ़ना, ये तो गलत ही हो गया। समर्ण आधारित यानी रटना, ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें कह रहे हैं रिपीटिशन और ये आ रहा है समझ, यानी एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए। तो अब जो नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें कॉन्सेप्ट कैसे बच्चे को बिल्ड करना है उस पर ज़्यादा फोकस है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। 8वां है, एक स्वर चिंतन यानी आत्मविमोह, इसको ऑटिज्म बोला जाता है, वाले छात्र जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं, यानी जो एक्टिविटीज़ कराई जा रही है ग्रुप एक्टिविटीज़, वो थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, कि सहायता करने के लिए इनमें से कौन सी विधि समावेशिक दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। ठीक है, नहीं है यानी 3 तो होगी और 1 नहीं होगी, वो आपको पता लगाना है। सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना, ले सकते हैं, अगर ट्यूटर मदद करेगा तो वो एक्टिविटीज़ कर पाएगा। दूसरा है, बच्चे को कम शोर वाले विशांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना। ठीक है, अगर वो ग्रुप में काम करेंगे तो दूसरा वाला उसकी हेल्प कर देगा, ये भी ठीक है। बच्चे को विशिष्ट स्कूल में भेजना, यानी एक अलग ही स्कूल में भेज देना अगर नहीं कर पा रहा, तो ये जो है नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा यह समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती। ठीक है, मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था में? तो ये देखिए संवेगात्मक अवस्था, ये तो नहीं होगा। ये देखिए कौन सी स्टेज है यहाँ पे, वो कह रहा है तर्क कर रहे हैं लेकिन जो संरक्षण और क्रमबद्धता वो नहीं कर पा रही है। तो संरक्षण और क्रमबद्धता जो है वो 3rd स्टेज में आता है, तो वो तो कर नहीं पा रही। देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4, पहला तो है नहीं। क्रमबद्धता और संरक्षण ये 3rd स्टेज पे आता है, यानी ये कर नहीं पा रही, तो 4थे पे भी नहीं पहुंची, यानी दूसरी स्टेज कौन सी होती है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3rd जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। 10वां है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करने को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हम आत्मसातीकरण। निम्न में से कौन सी शिक्षा प्रणाली कक्षा में सृजनात्मकता में सहायक होगी, यानी क्रिएटिविटी डेवलप करनी स्टूडेंट्स? कल्पनाशील उत्तरों को स्वीकार करना, बिल्कुल। विचार मंथन पर बल देना, बिल्कुल। अभिसारी चिंतन पर बल देना, तो ये नहीं होगा, अभिसारी नहीं। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, यानी एक आंसर जो है बच्चे को सोचने के लिए वो नहीं, वो गलत होगा। और सहमति के प्रति सहनशीलता, ये हो सकता है, यानी अगर उसके जो वो बच्चा सोच रहा है उसके ऑपोजिट कोई आंसर आता है तो वो भी सुनने की उसमें हिम्मत होनी चाहिए। तो जो है 1st, 2nd यानी पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यहाँ पे जो इसने लगाया है 4th लगाया है, तो मेरे हिसाब से ये गलत है, पहला इसका सही आंसर होना चाहिए। 12वां है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसने दिया है? तो ये आंख बंद करके लगा सकते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने दिया है ये। 13वां है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर नैतिक चिंतन शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है? तो शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी मैंने ट्रिक भी बता रखी है, लॉरेंस कोलबर्ग की आपको कैसे याद करनी है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। CDP ट्रिक्स मैंने बना रखी है एक प्लेलिस्ट, यहाँ पे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है उनको मैंने ट्रिक से समझाया हुआ है, तो वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये 2nd स्टेज है, तो पूर्वनीय है। ठीक है, 2nd स्टेज कौन सी होती है? पारंपरिक चरण, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए 14 क्वेश्चन है, ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ के प्रति सचेतना किस बुद्धि के मूल है? देखिए ध्वनि, लय और शब्दों के अर्थ, तो ये जाहिर से पता लग रहा है, यानी भाषा में होते हैं तीनों। अंतर्व्यक्ति यानी समझने से रिलेटेड है, स्थान के रिलेटेड भी कुछ नहीं है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, भाषा से रिलेटेड है तीनों शब्द। 15 क्वेश्चन है आपका, देखिए भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी होती है? युवा अवस्था नहीं, जन्म पूर्व का समय, जन्म पूर्व तो बच्चा सीखता ही नहीं है, मध्य बचपन में नहीं, प्रारंभिक अवस्था जो होती है बच्चा उसमें जो भाषा सीखता है वो मेन होती है, वो संवेदनशील अवस्था होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखिए 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास
सांकेतिक भाषा विकास का पूर्वगामी है। ठीक है, यानी पहले जो है संज्ञानात्मक विकास होगा बच्चे का, तब जाके आगे भाषा का विकास होगा। तो ऐसा कौन कहते थे? ऐसा जो है जीन पियाजे का कहना था। ठीक है, क्योंकि वाइगोत्स्की जो थे जीन पियाजे के उल्टे थे। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त होगी? सामाजिक संरचनात्मक, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। आकलन विधि, तो इसमें साइड से बात है, सामाजिक है तो यहाँ पे सहयोग कर रहे होंगे यहाँ पे एक दूसरे का, तो वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही होगा। 18 क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने, ठीक है, शिक्षक छात्रों को प्रश्न पूछने में क्या सजा देगा? नहीं, कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, गलत है। के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल। के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका सही है। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है? शीर्षगामी यानी शीर्ष से जो है नीचे आएगा, तो ये किस में होगा? नैतिक विकास में होता है क्या? नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास में नहीं, भाषा विकास में नहीं। तो गामक विकास यानी शारीरिक विकास जो होता है उसमें अप्लाई होता है ये। लेकिन 20 क्वेश्चन है, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, वो क्या कहलाती है? द्वितीय समाजीकरण? नहीं नहीं नहीं। ये देखिए, जो प्रारंभिक, इसको जो बच्चा परिवार में सीखते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक समाजीकरण। ये तो कॉन्सेप्ट वाली बात थी, आपको याद होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही होगा। ठीक है, जो पहला जो बच्चा सीखता है वो परिवार में सीखता है, इसलिए प्रारंभिक समाजीकरण उसको बोला जाता है। ये है 21वां क्वेश्चन है आपका, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत से क्या अभिप्राय है? अंकों, ग्रेड व अन्य प्रकार के छात्रों की उपलब्धि की सतत तुलना करना। ये तुलना करने वाला वर्ड आ गया, नहीं, गलत हो गया। निश्चित अंतराल पर पूरे शैक्षणिक वर्ष में, अंतराल पर, ये भी गलत है। पूरे शैक्षणिक वर्ष में औपचारिक पेपर पेंसिल परीक्षा लेना, ये भी गलत है। औपचारिक तो होता ही नहीं। समय समय पर बच्चों के स्मरण और प्रत्यास्मरण वाला यानी रट्टा वेकेशन वाला, वो भी गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है, पढ़ लेते फिर भी। अध्यापन के दौरान विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए छात्रों के साथ साथ मूल्यांकन। ठीक है, सतत का मतलब साथ साथ, लगातार। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल इसका सही आंसर है। 22वां क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास एक धारणी, गलत हो गया। विकास जो भी होता है वो बहुआयामी होता है, एक आयामी नहीं होता है। विकास ऊपर से नीचे, केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये होता है। ठीक है, यहाँ पे इसने बोला कौन सा सिद्धांत नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है, तो इसने नहीं है बोला था, बाकी सारे हैं। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक होता है, आनुवंशिक पोषण वाला भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका बिल्कुल सही होगा। 23वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको 2 कथन दिए, कथन ए और कथन बी। क्या कह रहा है कथन ए? विद्यालयों को छात्रों में पाठ्य पुस्तकों को याद करके उन्हें उगल देने की योग्यता के स्थान पर उन्हें आवाज उठानी, यानी एक तो याद करके दोबारा, मतलब क्या बोलते ना, याद करा आज, कल लिख दिया, बस फिर भूल गए। तो वो उसके स्थान पर अपनी आवाज़ उठाने, जिज्ञासा शांत करने, क्रियाशील होने, प्रश्न पूछने के बाद विवाद करने, समूह में कार्य करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कथन बी क्या कह रहा है? अधिगम का स्वरूप क्रियाशील एवं सामाजिक है, ये ठीक है। कथन ए में यही बोल रहा है, तो सही विकल्प क्या बोल रहा है? देखिए, इसमें ऑप्शन है पहला ए और आर, यानी एसेप्शन और रीजन दोनों सही है, और आर सही व्याख्या नहीं करता। नहीं, व्याख्या तो सही कर रहा है ना, ये बी जो है वो सही व्याख्या कर रहा है। तो पहला ऑप्शन जो आपका गलत हो गया। ए और आर दोनों गलत है, ये भी गलत हो गया। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है आपका? फोर्थ ऑप्शन कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करते हैं। तो बिल्कुल फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। अगला है आपका 24 क्वेश्चन, उस उदाहरण को चुनिए जो आंतरिक प्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक प्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, रोवा बहुत सी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि रीडिंग स्टार बोर्ड पर अपना नाम ऊपर लाकर वह अध्यापिका की प्रशंसा, यानी प्रशंसा का एक बाह्य मोटिवेशन है, तो ये तो नहीं है। रोशनी परीक्षा में अच्छे अंक के लिए परिश्रम करे, अच्छे अंक के लिए बाहर मोटिवेशन हो गया।
90% से ऊपर लाने थे उसको, ठीक है। रूही अपने गृह कार्य पूरा कर रहा है क्योंकि उसे माता पिता से उसे टीवी देखने के लिए देंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। 25वां क्वेश्चन है, कौन सा कथन लेव वाइगोस्की के मूल सिद्धांत को सही मायने में दर्शाता है? लेव वाइगोस्की का बताना है आपको, ठीक है। अधिगम एक अंतर्मन प्रक्रिया है, अधिगम उत्पत्ति मूलक क्रम आदेश है, एक सामाजिक क्रिया है, या अधिगम एक अक्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके 4 चरण है। तो लेव वाइगोस्की जो होते हैं वो सामाजिक के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। देखिए 26वां है, इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है? इनमें से कौन सी नीति छात्रों को चिंता का सामना करने में सहायता नहीं देती है, वो बताना है। छात्रों को प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं तो वो सहायता क्या करेगी? तो सहायता नहीं देती है, तो यही आपका सही होना चाहिए। बाकी पढ़ लेते हैं। छात्रों को अधिगम का प्रभावकारी और अर्थपूर्ण विधियां सिखाना ये सहायता करेगा। छात्रों को अधिक चिंता की अनुभूति का स्रोत पहचानना, यानी जो चिंता है उसको कैसे सॉल्व करना है उसमें मदद करना, ये भी हेल्प करेगा उनकी। छात्रों को लघु अवधि के यथार्थवादी लक्ष्य यानी छोटे छोटे गोल बनाने के लिए कहना, तो ये भी हेल्प करेगा। यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आपका वो सही है। 27वां क्वेश्चन है आपका, बच्चे शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं। बच्चे शिक्षा शास्त्र द्वारा सबसे अधिक अर्थपूर्ण अधिगम करते हैं, यानी कब करेंगे? व्याख्यान जब लेक्चर होता है तब बच्चे ज़्यादा करते हैं, ऐसा नहीं होता है। पुनरावृत्ति यानी अगर बार बार रिपीट करवाया जाए तब भी नहीं। जब वे कार्यों क्रियाकल्पों में क्रियाशीलता से भाग ले, जब बच्चा करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, तो वो आपका ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। देखिए और है आपका 28वां क्वेश्चन, जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है बताना, ठीक है। जेंडर भेदभाव पर चर्चा करना, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग बैठाने की व्यवस्था करना, अलग बैठा रहा है, ऐसे उदाहरणों का प्रयोग करना जिनमें लड़के और लड़कियों गैर परंपरावादी भूमिकाओं में दिखाई दे, जेंडर पक्षपात को चुनौती देना। तो कौन सी विधि उचित नहीं है? तो उचित जो नहीं है वो दूसरी है, यानी अलग अलग बिठाना, तो ये उचित नहीं है। तो वो दूसरा ऑप्शन जो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। छात्रों को विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान करवाना और उन्हें अपने अधिगम को स्वनिर्देशित करने की स्वतंत्रता देना डैश को बढ़ावा देने की विधि है। देखिए अब ये कौन सी है? एक तो विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रावधान कराना और अपने अधिगम को स्वनिर्देश, यानी जो सीख रहे हैं वो अपने आप डायरेक्शन दे, अपने आप को उसकी स्वतंत्रता दे रहे हैं। तो ये कौन सी विधि है? यंत्रवत तो नहीं है, प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, यानी एक दूसरे से कंपटीशन तो नहीं कर रहे ना, क्योंकि वो सेल्फ डायरेक्टेड है। यहाँ पे बोला ना स्वनिर्देशित। अन्वेषित हो सकता है, यानी अन्वेषित का मतलब तो खोज करना, कोई डिस्कवरी करना। तो यहाँ पे जब वो सेल्फ डायरेक्शन होगा यानी वो कुछ खोज रहा है। निर्देशात्मक, यहाँ पे टीचर गाइड नहीं कर रहा, उसने पहले ही बोल दिया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी खोज करेगा, कोई डिस्कवरी करेगा, तो वो आपका सही है। देखिए अब 30वां क्वेश्चन है आपका, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? व्यक्तिगत अधिगम विधि, मौखिक दंड का प्रयोग, दंड वाले तो वैसे ही गलत हो जाता है। एक रूपी मानकीकृत पाठ्यचर्या, यानी एक रूपी प्रगतिशील कक्षा है, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? मौखिक दंड का प्रयोग तो नहीं होगा। एक तो व्यक्तिगत अधिगम विधि, इसमें वर्ड पकड़े आप, ठीक है। प्रगतिशील कक्षा है, सार्थक शिक्षण भी आपको कराना है। तो एकीकृत मानकीकृत पाठ्यचर्या, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना, और निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन। तो प्रतियोगिताएं भी नहीं करानी है क्योंकि व्यक्तिगत अधिगम की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। एकीकृत मानकीकृत पाठ्यचर्या, यानी हर किसी के लिए एक जैसा सिलेबस। स्कूलों में होता है ऐसा, लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पे इसने प्रगतिशील का कक्षा बोला है ना, क्योंकि हर बच्चे का माइंड अलग होता है, तो एक जैसी पाठ्यचर्या हम हर किसी के लिए नहीं रख सकते। तो इसलिए हमने ऑड वन आउट करके करा। इसका आंसर 3 जो है इसका सही होगा। अधिगम का मूल्यांकन, यानी सीखने के बाद मूल्यांकन की अपेक्षा, यानी जो चीज़ हम सिखा रहे हैं उसका पहले मूल्यांकन करें, अधिगम के लिए मूल्यांकन, तो वो आपका सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। तो इस तरह से आपके
30 के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको और कौन सी चाहिए। थैंक यू।